नमस्कार, मैं डॉक्टर कांता भारती 9 डिग्री कॉलेज से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको मैंने एमए प्री जो फर्स्ट पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एमए प्री का सेकंड पेपर, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सेकंड पेपर का नाम है मानव और समुदाय पोषण। अब इसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी पोषण का अर्थ, परिभाषा व महत्व, इसमें देखो डीएफ टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं, पोषण कहलाता है। फिर उसके बाद में है पोषण का महत्व। पोषण विज्ञान का प्रथम विश्व युद्ध तक केवल वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों तक ही सीमित था, परंतु अब इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या गरीब देशों में निवास करती है, फलतः गरीब एवं भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भी भोजन विज्ञान का महत्व बढ़ गया है। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिया जाता है। इसके बाद में जो सेकंड आपका है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो पहला है प्रोटीन और दूसरा है वसा। प्रोटीन के बारे में आप बताओगे कि शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन अत्यावश्यक है। प्रोटीन नए कोशों का निर्माण, कोशों में टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, त्वचा की सुंदरता एवं आकर्षक रक्त का निर्माण आदि कार्यों को संपन्न करता है। परंतु भारत जैसे विकासशील तथा निर्धन देश में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों की काफी कमी है। दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन आदि प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। गर्भावस्था, धात्रीवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था तथा वृद्धावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ये तो जैसे आपका एक प्रोटीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में है वसा। वसा ऊर्जा प्राप्ति का सांद्र स्रोत है। यह शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलिक अम्ल, एराकिटोनिक अम्ल प्रदान करता है। ये आवश्यक वसीय अम्ल हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट जो यूनिट थी उसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी सेकंड यूनिट है, उसके अंदर है क्वेश्चन ऊर्जा इकाई। ऊर्जा इकाई जैसे आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक बीआर और प्रभावित करने वाले कारकों एसडीए, उसके बारे में। जैसे ऊर्जा इकाई भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य किलो कैलोरीज या मेगा जूल्स के रूप में दिया जाता है। अभी तक किलो कैलोरीज ही उपयुक्त किया जाता था। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंस ने किलो कैलोरीज के स्थान पर मेगा जूल्स के उपयोग करने का सुझाव दिया है। तो इसका तो ये आप ऊर्जा इकाई में लिखोगे। बीएमआर क्या है? बीएमआर उस कैलोरीज की मात्रा है जो हमारे शरीर की आंतरिक दैनिक क्रियाओं के सही तरीके से पूरा होने के लिए जरूरी होता है। यहाँ दैनिक क्रियाओं से मेरा तात्पर्य सांस लेना, पाचन क्रिया इत्यादि से है। एक व्यक्ति को एक दिन में औसतन 1500 से 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। बीएमआर इन कैलोरी की गणना का कार्य करता है। ये तो आपको बीएमआर के बारे में बताना है। एसडीए विशिष्ट गतिशील क्रिया, एसडीए जिसे भोजन, टीईएफ या आहार प्रेरित थर्मोजेनेसिस, डीआईटी या आहार प्रेरित थर्मोजेनेसिस, डीआईटी के धार्मिक प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। उपयोग और भंडारण के लिए प्रसंस्करण भोजन की लागत के कारण बेसल चयापचय दर से ऊपर ऊर्जा की व्यय की मात्रा है। फिर उसके बाद में आपको बताना है आरडीए क्या है। आजकल के दौर में बढ़ते बच्चों में मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कई चुनौतियां बन गई है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार है, जैसे जंक फूड खाना और बच्चों का पहले की तुलना में बाहर कम खेलने जाना, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बच्चों में निरंतर मजबूत करना आज की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपका बच्चा 100% आरडीए प्राप्त कर रहा है? देखो इसके बारे में ये मैं कहना चाहूंगी, जैसे आज के जो बच्चे हैं वो जैसे जंक फूड है, जैसे फास्ट फूड है, इनमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी सभी माताओं से कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घर का खाना ही दे, जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में थर्ड यूनिट है आपकी खाद्य नुकसान गुणवत्ता। इसमें आप बताओगे ऐसा भोज्य पदार्थ जो विभिन्न जीवाणुओं द्वारा वायु, ऑक्सीजन, तापमान संक्रमित हो, असुरक्षित हो जाता है। ऐसा भोज्य पदार्थ खाने पर व्यक्ति बीमार हो जाता है। समय समय के साथ भोजन के रूप, आकार, सुगंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यदि ये
परिवर्तन अवांछनीय हो एवं भोजन खाने योग्य न रह जाए तो उस भोजन को क्या कहते हैं, सदूषण कहते हैं। भोज्य पदार्थों की विकृति में लगे समय के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। विकारी भोज्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मांस, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां। अर्धविकारी जैसे फूलगोभी, टमाटर, लौकी, तुरई, कंदमूल, प्याज, आलू आदि। फल अतिशीघ्र खराब नहीं होते क्योंकि इनमें जल का अंश 20 से 60% होता है। अविकारी भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंग दाल, सोयाबीन, राजमा, ये जो ऐसे पदार्थ हैं जो कई महीनों तक खराब नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में है आपकी यूनिट 4, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पोषण के बारे में बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले बताओगे सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक इच्छा होती है कि उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, परंतु इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न एवं श्रम करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर ही एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जैसे ये होम साइंस के अंदर कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, तो देखो आप एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। अगर आपका जो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से सक्षम कर सकते हैं। इसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य 2 अलग अलग शब्द हैं, समुदाय तथा स्वास्थ्य। समुदाय तथा स्वास्थ्य ऐसे लोगों का समूह है जो स्थान पर रहते हैं, आपस में मिलते हैं, जिनके हित समान हो तथा सामूहिक प्रतिक्रिया करते हो, समुदाय कहलाता है। समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम होना, समुदाय के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समुदाय में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश होता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का जनगण का जीवन सुरक्षित होता है। उसके बाद में है आपकी यूनिट 5, उसमें है पोषण की स्थिति के आंकलन। तो देखो इसमें आपको बताना है कि व्यक्ति के पोषण मापने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, इसमें व्यक्तिगत से किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशन स्टेट मापा जाता है। नंबर 2 मेथड शिशु गर्भवती चिकित्सा विभाग। तीसरा है क्लिनिक, इसमें व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की कमियों के लक्षणों को देखकर पता लगाया जाता है। नंबर 4 है एक्सरे तथा जीव भौतिकी, इसमें व्यक्ति के एक्सरे जैसे रिक्टेस, अस्थि विकृति, स्क्रीव, बेरीबेरी, फ्लोरोसिस, कुपोषण का पता लगाया जाता है। बियो क्लिनिक असिस्टमेंट, इसमें इस मेथड के द्वारा रक्त में प्रोटीन, लोहा, विटामिन सी, ए, बी, सी की उपस्थिति तथा उनकी मात्राओं को देखकर पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय और पोषण से संबंधित, इसमें है राष्ट्रीय और पोषण से संबंधित संस्था। भारत जब आजाद हुआ था तब भारतीयों की दशा बहुत ही खराब थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को निर्धन बनाकर ही छोड़ा था, उस पर भी सर्वाधिक दशा खराब थी। महिलाओं तथा बालकों की बालकों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस पुनीत कार्य को अपना सहयोग दिया था। ये संस्थाएं निम्न है: भारतीय शिशु कल्याण समिति, नंबर 2 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB, नंबर 3 राष्ट्रीय पोषण संस्था, फिर उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसने देखो क्या क्या कार्य किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है। ये तो संगठन का जन्म अप्रैल 1945 में हो गया था। ब्राजील एवं चीन ने यह प्रपोजल रखा था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वह है संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहे। आज भी WHO जो हमारे मतलब विश्व में है, तो ये भी आज प्रयत्न कर रहे हैं कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचाव के लिए ये पूरा जो है इनकी जो टीम है वो जुटी हुई है। हम आशा करते हैं कि भगवान से भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी, ये जो बीमारी है, इसका इलाज हो और अपने जो भारत के देशवासी है उनकी भी रक्षा हो सके। तो इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद करती हूँ।